चलिए कुछ केस हम इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप पहले इनको डिस्कस कर लो। जैसे हम ये कहें कि ये एक सर्कल है, सर्कल का एक मान लेते हैं को स्पेरिकल सरफेस है ये, ठीक है, और एक ये दूसरा स्पेरिकल सरफेस है। और इन दो केस में इसमें हमने मान लिया जो बॉडी है ब्लॉक है वो इनसाइड सरफेस चल रहा है, ठीक है। और इस केस में जो ब्लॉक है ओवर द सरफेस, ठीक है, रेडियस आर। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल क्या होगा, ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेथ वेल, ठीक है। डेथ वेल मतलब मौत का कुआं, एक तरह से कह सकते हैं मौत का कुआं। तुम मेला गए होगे ना, तो वहाँ पर ये चीज़ तुमको दिखी होगी, और उसके लिए बाकायदे तुम टिकट लेते थे और अपने मित्र दोस्तों के साथ इसको एंजॉय करते थे, ठीक है। तो मेले में एक ऐसा खेल होता है, इसको हम कहते हैं डेथ वेल। डेथ वेल में होता क्या है बच्चों, डेथ वेल में एक बाइक होती है, उस बाइक का जितना भी अंजर पंजर है, जितना अधिक से अधिक उसका मांस निकाला जा सकता है, वो सारा मांस निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है। और जो इंसान बाइक चलाता है वो भी मतलब सूखा सा होता है, मतलब उसका खुद का मांस भी बहुत कम, ठीक है। अब उन लोग फिजिक्स आते नहीं है, बट फिर भी उनको ये पता है कि अगर बाइक मान लो भारी भरकम वेट की है, इंसान भी खली टाइप है, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो इंसान नीचे जो पॉसिबिलिटी है गिरने की वो ज़्यादा होगी उसकी। जो मौत का कुआं होता है, बिल्कुल जैसे कुआं तो आप देखे ही होंगे, ये मान लो कुएं का सरफेस है मौत के, और फनली यहाँ पर ये जो कैप है मार्कर का, इसको आप समझो कि बाइक है, ठीक है। कैप को हम क्या मानते हैं, बाइक है, ठीक है। अब ये तुम बताना इसको फील करके कि जब बाइक इस सरफेस पे चलेगी तो इसका जो वेट है बाइक का वो इसको हर जगह पर नीचे खींच रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये कुआं ऐसे, जो वेट होगा बाइक का उसको, बाइक और जो मैन है दोनों का वेट उसको हर जगह नीचे खींचेगा, ठीक है। तो अब इसमें तुम ये समझो कि जो इंसान है वो क्या करता है, बाइक को धीमे चलाता है तेज चलाता है, वो तेज चलाता है। तेज क्यों चलाता है उसको पहले से पता है कि अगर बाइक की रफ्तार धीमे करेगा तो गारंटीड उसको उसका वेट और बाइक के वेट दोनों उसको खींच लेंगे, ठीक है। तो जो बाइक होती है ना, पहले उस कुएं के अंदर ही बाइक की रफ्तार पहले ठीक ठाक बनाई जाती है, और जब एक सफिशिएंट वेलोसिटी मिल जाती है बाइक को, तब उस बाइक को अचानक से उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ा देता है, ठीक है। और जब वो ऊपर बढ़ेगा, ऊपर बढ़ाने का काम किसका है वो चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक होता है ये, ठीक है। ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी बाइक वाले के पास नहीं होती है, ठीक है, ऊपर कोई और है जो उसको खींच रहा, ठीक है। बट सिर्फ ये समझो कि जो बाइक है उस बाइक का वेट हर पॉइंट पर नीचे, हर पॉइंट पर नीचे लग रहा, वेट गिरा नहीं पा रहा उसको, शायद कोई है जो उसको नीचे लाने से रोक रहा, ठीक है। तो जो डेथ वेल है ना, इसी में से एक पॉइंट हम अभी डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे जहां पर हमें डेथ वेल जैसी कहानी मिलेगी, ठीक है। अब चलिए बताओ कि जो ब्लॉक है इनसाइड सरफेस है, ये ब्लॉक यहाँ पर भी होगा कभी कभी, ठीक है, कभी न कभी ये ब्लॉक यहाँ पर भी होगा। जब ये वी से आगे बढ़ रहा होगा तो इसका जो वेट होगा mg नीचे इसको खींचना चाहेगा, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पर, हम चलो ये वाला केस ना डिस्कस करके यहाँ वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इसको अलग डिस्कस करेंगे हम लोग। तो तुम ये बताओ कि जो वेट है इसको नीचे लाना चाहता है, ब्लॉक को बाहर फेंकने वाला कौन होगा, सेंट्रीफ्यूगल, कितने से फेंकेगा, mv²/r से, ठीक है। और ये जो फोर्स इसको बाहर फेंकना चाहता है, और यही फोर्स क्या करेगा, सरफेस को दबाना चाहेगा, फाइनली जो नॉर्मल होगा वो सेंटर की तरफ ऐसे लग जाएगा, ठीक। अब चूंकि जो बॉडी है ब्लॉक है वो इस लाइन पर ऊपर नीचे नहीं जा रहा, मतलब कि इस लाइन पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि जो एन और mg है ये दोनों मिल करके mv² का मुकाबला करेंगे। अब इनका वैल्यू कितना होगा, mv²/r माइनस का mg बनेगा।
अब तुम देखो ये जो एक पर्टिकुलर केस है यहाँ पर, ऐसा केस तुमको उस बाइक का जो डेथ व्हील वाली बात है ना, हर जगह मिलना है। अभी जो वेट है, इस वेट में कोई चेंज तो हो नहीं सकता, जी कांस्टेंट एम कांस्टेंट है। अगर एक बार हमने स्फीयर या बॉडी ये जो सरफेस हमने इसको ड्रा कर लिया तो फाइनली उसका रेडियस ऑफ सर्कल भी कांस्टेंट हो गया। इस पूरे लाइन में कहीं ना कहीं तुमको सिर्फ वेलोसिटी वेरी करती हुई दिख रही होगी। बाकी मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्कल भी कांस्टेंट है। बचा क्या हमारे हाथ में? वेलोसिटी। तो जो इंसान होता है जो बाइक चलाता है ना, उसको फिजिक्स नहीं आती, बट फिर भी उसको ये आइडिया है कि अगर बाइक की रफ्तार धीमी रखी जाए तो भाई साहब बाइक को नीचे लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इनसाइड सरफेस अगर बॉडी से फील करना चाहती है, टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, बॉडी नीचे भी आएगा, ठीक है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इसका वेट नीचे इसको दबाना चाहेगा। तो जो टॉप वाला पॉइंट है वहाँ के लिए पर्टिकुलर कहानी ये बनती है कि अगर बॉडी को सेफ्टी से सरफेस के अंदर बनाए रखना, जो कि गिरने का सबसे ज़्यादा चांस यहाँ पर होगा। बाकी और जगहों पर आप देखोगे तो नीचे आने का चांस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो यहाँ की हम वो कंडीशन देखें कि जहाँ पर बॉडी सेफली फील करना चाहे। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी ज़्यादा रखेंगे तो mv²/r क्या होगा? ज़्यादा होगा। फाइनली mv²/r जितना अधिक हो उतना अधिक नॉर्मल होगा, और नॉर्मल जब तक नॉन जीरो है तब तक आप ये बात कह सकते हैं कि बॉडी सरफेस पर है। जैसे नॉर्मल जीरो मतलब बॉडी सरफेस से हमेशा क्लियर फ्री हो चुकी है। ठीक है, बस तुमको ये बात याद रखना कि बॉडी सरफेस पर है मतलब बॉडी का कांटेक्ट तभी तक रहेगा जब तक कि नॉर्मल नॉन जीरो होगा। ठीक है, चलो इस केस की बात कर लेते हैं। ये डेथ व्हील अलग हम टॉपिक अभी कवर करेंगे। डेथ व्हील का एक छोटा सा पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये बताओ कि अगर मान लो बॉडी ओवर द सरफेस है, अब ओवर द सरफेस है तो इसका जो वेट है क्या इसको नीचे mg से खींचना चाहेगा? खींचेगा। ठीक है, अब देखो जो वेट है नीचे mg लग रहा, क्या इसको कोई बाहर फेंक रहा होगा? कौन फेंक रहा होगा बताओ? एक ही तो इंसान है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल। कितना होगा? mv²/r। ठीक है, अब चूंकि mg सरफेस को दबाना चाहता है तो बदले में क्या मिल जाएगा हमको? नॉर्मल। ठीक है, अब तुम देखो इसमें दोनों फोर्स ऊपर की तरफ है और नीचे फोर्स mg, ये n और mv²/r मिल करके mg का मुकाबला करेंगे। तो n प्लस mv²/r बराबर किसके होगा? mg के, है ना। चलो इनका वैल्यू कितना बना? mg माइनस mv²/r। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि ये जो बात तुम इस सरफेस के ऊपर से बॉडी चलेगी हर एक पॉइंट पर वैलिड होगा। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो ज़्यादा तब मिलेगा जब बॉडी का वेट अधिक हो। ठीक है, ओवर द सरफेस की बात होगी, बॉडी सेफ कब फील करेगी? जब बॉडी का वेट ज़्यादा हो। और इनसाइड सरफेस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी सेफ फील तब करेगी जब बॉडी का वेलोसिटी ज़्यादा हो, वेट कम हो। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप नोट कर लो। इनसाइड सरफेस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये कहानी होती है, ओवर द सरफेस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कहानी ये होती है। बाकी जैसे बॉडी आगे खिसकेगी तो फाइनली नॉर्मल चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। अभी हम इस पर बहुत सारी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको छाप लो आप। चलिए छाप लिया। अब एक टॉपिक है डेथ व्हील। इस डेथ व्हील को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, मौत का कुआं। ठीक है, डेथ व्हील। अब डेथ व्हील होता है क्या? जैसे एक कुआं है, इस कुएं के भीतर ठीक है, ये जो कुआं होती है, इस कुएं की रेडियस हम मान लेते हैं कुछ हमको दी गई है। ठीक है, रेडियस हमने मान लिया स्मॉल r। बढ़िया कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स है, पढ़ने में तभी मजा आएगा जब इसको आप थोड़ा फील करके पढ़ो कि वास्तविकता में यहाँ पर हो क्या रहा है, चीज़ें कैसे यहाँ पर हैंडल हो रही हैं। ठीक है, तो डेथ व्हील होता है ना, ये कुआं है, कुआं का ये फिगर हो गया ऐसे। ठीक है, अब जो बाइक वाला होता है ना,
यहाँ पर जैसे मान लो कि ज़मीन है, ज़मीन से मतलब जो है लकड़ी के तख्ते जो है ना वो सर्कुलर सरफेस से सिलेंड्रिकल टाइप उसको बना देते हैं। और बाइक वाला जो होता है ना, बाइक वाले को देखना तुम बिल्कुल सूखा सा होगा। वो सूखा से इंसान क्यों पकड़ा जाता है, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। बाइक होती है तो जो बाइक होती है ना वो ऐसा नहीं कि बुलेट टाइप होती है, भारी भरकम बाइक, ऐसा बाइक हम वो लोग जो है ना यूज़ नहीं करते। बाइक का जो मास होता है कम रखा जाता है। बाइक का मास कम करने के लिए क्या करते हैं, जो हेडलाइट होती है उसको निकाल के फेंक दिए। तो जो बाइक होती है उस बाइक का लगभग मान के चलिए कि मास जितना कम से कम हो सकता है उतना कम रखा जाता है। तो उसके पीछे भी रीज़न है कि मास कम क्यों रखते हैं। और जो इंसान होता है वो भी सूखा सूखा होता है, ठीक है। ये कुआं है, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक बाइक है। ये जो बाइक है, ठीक है, ये बाइक तुम्हें समझो जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पर बाइक ऐसे घूम रही है, ठीक है। ऐसा वेट इसको हर एक पॉइंट पर नीचे लाने की कोशिश कर रहा, बट नीचे नहीं ला पा रहा। कोई न कोई है जो इसके वेट का अपोज कर रहा। कौन हो सकता है? एक ही तो इंसान जिसका नाम है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कितना भी रफ्तार में क्यों ना चलाए बाइक को, इसको नीचे आने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि तेज धीमा करना रफ्तार को वो सिर्फ इस बात का इंडिकेशन होता है कि अगर ज़्यादा तेज भगाएगा तो बाहर की तरफ फेंकने वाला फोर्स जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, mv²/r, ये बढ़ेगा। इसका जो वेट है, वेट इसको नीचे लाएगा mg से, और बदले में नॉर्मल रिएक्शन अंदर बन जाएगा। इतनी बात समझना। बाइक जितना तेज वो चलाएगा तो उतना अधिक बाहर फेंकने वाला फोर्स होगा, उतना ही ज़्यादा इसको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल का यूज करेगा कौन? नॉर्मल का यूज अच्छे तरीके से कौन करता है? इकलौता फ्रिक्शन फोर्स। बॉडी जैसे नीचे आना चाहेगी, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना लग जाएगा बोलो? μ/n। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर जो n है ना वो mv²/r पर डिपेंड किया। n = mv²/। अब रेडियस जो कुएं का वो तो कांस्टेंट है, मास ऑफ बाइक भी कांस्टेंट है, बचा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे हाथ में होती है, तो जो बाइक वाला इंसान होता है उसको पता है कि जितना अधिक वेलोसिटी रखी जाएगी उतना ज़्यादा नॉर्मल मिलेगा, और जितना ज़्यादा नॉर्मल उतना ज़्यादा हमको फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा। स्टार्टिंग में सोचो कि तुम्हारे पास एक ऐसी वेलोसिटी जहाँ पर mv²/r का वैल्यू नॉर्मल के साथ नॉर्मल के बराबर बनेगा, और नॉर्मल जो होगा इतना सफिशिएंट नहीं है कि mg के बराबर हो पाए, ठीक है। नॉर्मल और μn का वैल्यू जो है ना आपस में बराबर नहीं है। स्टार्टिंग मान लो जैसे बाइक वाले ने देखा कि जो mg है, mg के मान मानते हैं फॉर एग्जांपल टोटल मिला के मान लो 100 kg है, 100 kg मान लेते हैं टोटल, ठीक है। तो 1000 न्यूटन, ठीक है। नीचे खींचने वाला फोर्स कितना? 1000 न्यूटन। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम क्या लिखेंगे? μ/n, एंड दिस इज इक्वल टू μmv²/r, ठीक है। μmv²/r, ठीक है। अब इसमें देखो म्यू का डाटा दिया, m का डाटा दिया, v का डाटा दिया, r का डाटा दिया। तो एक पर्टिकुलर v पर मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स आया हमारे पास 800 न्यूटन। अब 800 न्यूटन पर आप सोचो क्या mg बैलेंस हो पाएगा? नहीं बैलेंस हो पाएगा। तो ये भाई साहब करेंगे क्या? वेलोसिटी और बढ़ाएंगे, और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि ये 800 से बढ़ करके 1000 ना हो जाए। जैसे 1000 होगा बाइक जस्ट मतलब नीचे आने से बच गई, ठीक है। क्या इस f का वैल्यू mg से अधिक हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि f डिपेंड्स ऑन v। v तो हमारे हाथ में है, v हम बढ़ा सकते हैं। तो v बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर f का वैल्यू mg से अधिक हो गया। जैसे f का वैल्यू mg से अधिक होगा वहीं पर जो बॉडी है ना, जो बाइक है ना, ये गोल गोल सिर्फ गोल गोल घूमेगी ना, तो सिर्फ इस वजह से कि f का वैल्यू mg के बराबर है।
एक डाटा इसने डिसाइड कर लिया, वो डाटा मान लीजिए 1000 न्यूटन, इसको बढ़ा करके हमने कितना कर लिया 1000 न्यूटन। अब 1000 नीचे 1000 ऊपर, मतलब कि बॉडी ना उसी लाइन पर ना घूमती रहेगी। जैसे यहाँ पर इसका वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ तो नीचे आना शुरू कर देगी, घूमते घूमते, ठीक है। तो जो बाइक वाला होता है ना, घूमते घूमते ऊपर जाता है और घूमते घूमते वो नीचे आता है। नीचे लाने की जिम्मेदारी बाइक वाले के पास नहीं है, नीचे लाने की जिम्मेदारी बाइक वाले के पास नहीं, ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी बाइक वाले के पास। बट बाइक वालों को ये पता है कि ऊपर इस तरीके से जाएगी, नीचे इस तरीके से जाएगी। ऐसा उस बाइक में कोई गियर नहीं कि बाइक को ऊपर खींच लिए, ठीक है, या ऐसा कोई गियर नहीं कि बाइक को नीचे खींच लिए। ये बात हमको पता है कि नीचे खींचने वाला एमजी खींच सकता है, बट ऊपर किसने खींचा? क्योंकि बाइक वाला ऐसे चल रहा है भाई साहब, वो ऐसे नहीं चल रहा है कि ऊपर, बट वो घूमते घूमते। तो ये जो एफ है, इस एफ के पास ही जिम्मेदारी है कि इस बाइक को ऊपर खींच सके, बाकी और कोई है नहीं कि जो इसको ऊपर खींच रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना, इसको फील करना है कि जो बाइक वाला होता है इंसान, और जो मौत के कुएं में बाइक चलती है, उस बाइक को चलाते चलाते ऊपर ले जाता है, फिर चलाते चलाते वो नीचे लाता है। नीचे लाते इसमें रफ्तार कम करता रहेगा, जैसे रफ्तार कम करेगा एफ का वैल्यू एम जी से कम होता रहेगा, और एफ का वैल्यू एम जी से कम हुआ तो फाइनली जो बाइक है ना वो नीचे खिंचेगी। और जैसे एफ का वैल्यू एम जी से अधिक करेगा तो बाइक घूमते 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 ऊपर जाएगी। और अगर एफ बराबर एम जी है तो एक ही लाइन पर वो पूरी ज़िंदगी बाइक घूम सकती है भाई साहब। अगर एफ बराबर एम जी होगा तो पूरी लाइफ उसी सिंगल लाइन पर ऐसे घूमती रहेगी। जैसे ही थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएगा तो बाइक इस लाइन से ऊपर जाना शुरू कर देगी, और जैसे ही उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से नीचे वेलोसिटी करेगा तो बाइक नीचे आना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये होता है मौत का कुआं। फाइनली यहाँ पर तुमसे पूछेगा कि v का वैल्यू कितना रखा जाए ताकि बाइक ना तो नीचे जाए ना तो ऊपर। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू एम जी। फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं, एम जी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है? v इंटू एन, ठीक है। तो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा नॉर्मल। तो फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर लो, देखो क्या बनेगा ये। देखो देखो देखो, म्यू इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है? एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर कितना हो गया? एम जी। मास से मास खत्म कर लो, जो वी होगा यहाँ पर क्या आएगा उसका वैल्यू? जी इंटू आर बाई म्यू अंडर रूट। कम से कम इतनी वेलोसिटी हमको रखनी पड़ेगी ताकि जो बाइक है बॉडी वो नीचे ना आए, ठीक है। और इससे अधिक वेलोसिटी रखेंगे तो बाइक ऊपर जाएंगे। अब इसमें बात लिख लेना तुम कि अगर ये जो वी मिनिमम है, वी का वैल्यू लेस देन अंडर रूट जी आर बाई म्यू होगा, तो बॉडी कहाँ जाएगी? बाइक कहाँ जाएगी? बाइक नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। ये बात हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग, बाइक नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। और जैसे ही आप v का वैल्यू मोर देन दिस मिनिमम वेलोसिटी बढ़ाओगे जी आर बाई म्यू से, देखो तो फाइनली यहाँ पर बाइक क्या होगी? बाइक ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी। बात यहाँ पर पूरी लिख लेना तुम। अगर v की वैल्यू लेस देन अंडर रूट जी आर बाई म्यू है तो बाइक जो है ऊपर नीचे जाना, ये मतलब डाटा तुमको दे देगा। डाटा ही देगा कि मान लो आर का वैल्यू हमारे पास ये है, म्यू का वैल्यू ये है। तो आप बताओ कि अगर हमारे पास गिवन वेलोसिटी इतना है तो इस कंडीशन बाइक नीचे जाने की कंडीशन पर या ऊपर जाने की, तो सबसे पहले तुम कैलकुलेट करना वी मिनिमम। वी मिनिमम कैलकुलेट कर लो। जैसे हमने कहा जी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू मान लो है 1 मीटर, और म्यू की वैल्यू मान लो 0.5 है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बोलो? ये 100 और 20 √20 आएगा। √20 लगभग कितना आएगा? 4.6 के आसपास आ जाएगा, 4.6 मीटर पर सेकेंड। और हमसे कहा गया कि जो हमारे पास गिवन वेलोसिटी है बॉडी की, वो वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इस कंडीशन में बाइक नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, तो आप क्या कहोगे? बाइक ऊपर जा रही होगी, ठीक है। अब डाटा अगर हमको मान लो ऐसा दिया होता कि जो v है वो v 3 मीटर पर सेकेंड है,
बताओ बाइक के साथ क्या हो रहा होगा, बाइक नीचे जा रही होगी। समझ में आ रही बात। इसके जैसा ही एक टॉपिक होता है रोटोर, ठीक। ये तो डेथ वेल की बात हो गई, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है इसमें। ये चीज़ तुम फील कर चुके हो कि बाइक ऊपर क्यों जाती है, बाइक ऊपर कौन ले जा सकता है, केवल और केवल फ्रिक्शन। बहुत सारी बातें होती हैं कि जो कार होती है, कार का वेलोसिटी कौन बढ़ाता है, फ्रिक्शन इकलौता होता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तुम सोचो कार चला भी नहीं पाओ, कार एक्सलेट भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के फ्रिक्शन बहुत ही हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत सारी बातें हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेथ वेल के जैसा एक टॉपिक होता है रोटोर, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, ठीक है। एक टॉपिक है रोटोर। रोटोर क्या होता है, बिल्कुल डेथ वेल के जैसा होता है। अब इसमें क्या, डेथ वेल कैसा था, रुका हुआ, और रोटोर में क्या होगा कि डेथ वेल जो होगा वो घूमेगा, ठीक है। ये जो कुआं था एक तरह से, इस कुएं के अंदर सरफेस पे एक बॉडी हमने ऐसे रख दी, ठीक है, ठीक, वर्टिकल। अब तुम ये बात जानते हो कि अगर बॉडी ऐसे रखी है तो बॉडी के वेट इसको नीचे लाना चाहेगा। मास इसका m मान लेते हैं, ठीक है, मास इसका m है, सरफेस यहाँ पर रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। क्वेश्चन ही पूछेगा कि इस रोटोर को मिनिमम कितना एंगुलर वेलोसिटीज घुमाएं, इस रोटोर को मिनिमम कितना एंगुलर वेलोसिटीज घुमाए जाए ताकि जो ब्लॉक है ना तो नीचे जाए और ना ही ऊपर जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पूछो ब्लॉक से इसको नीचे कौन ले जाना चाहता है, इसका खुद का वेट कितना होगा, mg, ठीक है। अच्छा, जब तुम इसको ओमेगास घुमाओगे, रोटोर को ओमेगास घुमाओगे, ओमेगा मिनिमम से, तो रेडियस ऑफ सर्कल हमको दी गई है, कितना है ये, r के बराबर। इसको बाहर कौन फेंकेगा, सेंट्रीफ्यूगल, कितने से फेंकेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जब बाहर भागना चाहेगा तो सरफेस को दबाएगा, बदले में क्या मिल जाएगा हमको, नॉर्मल रिएक्शन। क्या मिल जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, कितना होगा, n। और ये बात तुमको दिख रही है कि जो n है वो mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। जैसे ही नॉर्मल मिला, फ्रिक्शन भाई साहब तुरंत ही जाग गया और ये आकर के बोला कि अब हम जो है वेट का अपोज करेंगे, ठीक है। तो वेट जैसे यहाँ पर mg लग रहा था, अगर ये ना होता तो नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल ना होता तो फ्रिक्शन भी ना होता। फ्रिक्शन तब जिंदा होगा जब नॉर्मल दिखेगा उसको, जब तक नॉर्मल है तब तक फ्रिक्शन रहेगा, ठीक है। अब नॉर्मल देने की जिम्मेदारी किसकी है, रोटोर के पास। इससे पहले क्या था कि जो रोटोर है जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में रोटोर, ये पहले डेथ वेल था। पहले डेथ वेल रुका था, इस ब्लॉक को हमने क्या किया था, बाइक को क्या किया था, दौड़ाया था, और हमसे पूछा कि इस बाइक की न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए ताकि बाइक जो है नीचे या ऊपर ना जाए, ठीक है, वो कंडीशन थी। आज हमने क्या किया कि इसको हमने घुमाना शुरू किया रोटोर को, और बाइक को हमने यहाँ पे रोक दिया, ठीक है, बाइक को हमने रोक दिया। तो इसको नीचे लाने वाला mg है, फाइनली फ्रिक्शन क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा। फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, f बराबर क्या होगा, म्यू इंटू एन। अब बॉडी को हम नीचे नहीं जाने देना चाहते, मतलब कि जो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन वो जस्ट इक्वल टू mg, ठीक है। अब n का वैल्यू देखो कितना बन रहा, mr ओमेगा स्क्वायर, तो म्यू mr ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या बना, बोलो, mg, ठीक है। ओमेगा हमसे पूछा, ओमेगा का जो मिनिमम वैल्यू है क्या होगा, ओमेगा मिनिमम क्या बनेगा, बोलो, g बाई म्यू इंटू आर, और इसका अंडर रूट। अब यहाँ पर भी तीन पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अगर हमारे पास जो गिवन एंगुलर वेलोसिटी इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो उन कंडीशन में क्या हुआ होगा ब्लॉक के साथ। जैसे आपने भी देखा कि जो बाइक है वो ऊपर भी जा सकती है, बाइक नीचे भी जा सकती है। अब बाइक को ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी किसके पास थी, फ्रिक्शन के पास, ठीक। वैसे यहाँ पर जो बॉडी है, इस बॉडी को ऊपर कौन ले जा सकता है, फ्रिक्शन। नीचे कौन ले जा सकता है, इसका खुद का वेट, ठीक है। ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी केवल और केवल कौन उठाएगा, फ्रिक्शन। अब अगर हम ये कहें कि जो ओमेगा है हमारे पास मोर देन ओमेगा मिनिमम है, तो इस केस में क्या होगा, बोलो, ब्लॉक कहाँ जाएगा,
ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ओमेगा लेस देन ओमेगा मिनिमम। इस कंडीशन में ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। बाकी जस्ट इक्वल वाली कहानी तुमने देख ली। अगर ओमेगा जो गिवन है ओमेगा मिनिमम के बराबर है तो फाइनली ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये रोटोर वाली टॉपिक की बात हो गई, ठीक है। चलिए इतना आप छाप लो इसको, फिर हम लोग अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं। चलिए अब ये बताइए, वो जो टॉपिक आपने पढ़ा वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब उसको हम लोग कंबाइन करके कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा चुटकुला, ठीक है। जैसे मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। ब्लॉक एम मास का है, ठीक है। हाइट एच है और एक तरह से वर्टिकल सर्कुलर पाथ बन जा रहा है ऐसा, ठीक है। ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस आर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि ब्लॉक को हम मिनिमम हाइट एच कम से कम कितना लेकर के रिलीज करें ताकि जो ब्लॉक है इस वर्टिकल सर्कुलर पाथ को जस्ट कंप्लीट करें। मिनिमम हाइट फॉर विच द ब्लॉक शुड बी रिलीज सो दैट इट कंप्लीट जस्ट वर्टिकल सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एच इन टर्म्स ऑफ आर आपको लाना है, तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको एक बार ट्राई करो और आंसर मैच करो। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चलिए मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है सबसे बॉटम वाले पॉइंट पर पहुंचा होगा। जब बॉटम वाले पॉइंट पर पहुंचा तो इसकी रफ्तार हमने मान लिया v हमने मान लिया, लिखा हमने v से, हमने v मान लिया, ठीक है। हमने v मान लिया। अब ये बात तुमको पहले से पता है कि अगर ब्लॉक नीचे आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी इसने गेन किया होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा, दैट इज हाफ mv²। और किस वजह से होगा, ड्यू टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। मास ने मास को खत्म कर लिया तो v² बोलो कितना मिला 2gh, ठीक है 2gh। ये पहली कहानी है। अब तुमको ये बात पहले से पता है कि बॉडी जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर पाथ इफ लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कम से कम √5gl के बराबर हो। अब ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं से उसको मिलना चाहिए, बस मिलना चाहिए। अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करना चाहता है तो न्यूनतम जो वेलोसिटी होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट का, दैट इज √5gl, ठीक है। अब एल की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉक ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा कर ले, जस्ट जो v हो इस v का वैल्यू √5gr, ठीक, √5gr के बराबर। मतलब v² बराबर क्या लिखोगे 5gr, ठीक है। अब देखो v² बराबर कुछ है, v² बराबर कुछ बराबर कुछ है। चलो अब आप इनको इक्वेट कर लो। इक्वेट करने पर देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखो, इनमें क्या है 2gh बराबर 5gr। तो बोलो हाइट जो निकल के आएगी वो कम से कम कितना निकल के आएगी 5r/2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इसको छाप लो। चलिए छाप लिया। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे, बिल्कुल इसके जैसा ही, सब कुछ फिगर में वैसे का वैसा दिखेगा, बस इसमें क्वेश्चन की जो कहानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। कहानी ये चेंज होगी कि हम ब्लॉक को अधिकतम, ब्लॉक को न्यूनतम किस ऊंचाई से छोड़े ताकि ब्लॉक जब पॉइंट बी पर पहुंचे, पॉइंट बी है ये पॉइंट हमारा ए, जब ब्लॉक पॉइंट बी पर पहुंचे तो पॉइंट बी को
अपने वेट के बराबर फोर्स से बल से दबाए। ब्लॉक शुड बी प्रेस द पॉइंट बी इज इक्वल टू इट्स ओन वेट, मतलब कि इसके खुद का जो वेट है उसके बराबर ये इस पॉइंट बी को प्रेस करे। ठीक है, ये बात आ रही समझ में। ब्लॉक प्रेस द पॉइंट बी इज इक्वल टू इट्स वेट, ये अपने वेट के बराबर बल से इस पॉइंट बी को प्रेस करे। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि जब ब्लॉक पॉइंट बी पर पहुंचा होगा तो इस ब्लॉक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, वेलोसिटी है कितना हमको नहीं पता, बट ये सर्कल में चलना स्टार्ट कर दिया, शायद सर्कल में चलना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया v है। और भाई साहब बताओ कि इसको बाहर फेंकने वाला कितना होगा, m v²/r, और अंदर क्या बन जाएगा, नॉर्मल, चूंकि दबाए कितने से, mv²/r से, अंदर कितना बन जाएगा, नॉर्मल n। ठीक, mg यहाँ पे नीचे लग रहा होगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे। अब हमें ये बोला गया कि जो बी पॉइंट पर फोर्स ब्लॉक लगाए पॉइंट बी पर, वो अपने वेट के बराबर से। ठीक है, तो इनका जो वैल्यू होगा वो mv²/r के बराबर लिख लेते हैं। और क्वेश्चन के साथ जैसा कहा गया कि ब्लॉक प्रेस द पॉइंट बी टू इट्स वेट, है ना, जो इसका खुद का वेट है उसके बराबर से ये पॉइंट बी को दोबारा, मतलब कि इनका वैल्यू कितना होगा, mg, ये बन जाएगा mv²/r, m से m खत्म, v² कितना बन गया बोलो, gr। ये पहली कहानी हो गई। ठीक है, अब दूसरी कहानी तुमको लिखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो चलो तुम ये बताओ कि जब ब्लॉक ऊपर से नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटना मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना। पोटेंशियल एनर्जी में कितना घाटा होगा बोलो, आया कितना h, ऊपर कितना गया r, तो टोटल लॉस कितना हुआ, mgh माइनस mgr। ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। कितना होगा बोलो, हाफ mv², मास से मास खत्म कर लो, 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2gh माइनस 2gr बराबर का v²। देखो v² बराबर कुछ दिखा, v² बराबर कुछ, और ये जो कुछ है इस कुछ के बराबर हो गया। ठीक है, तो इक्वेट कर लो, gr बराबर 2gh माइनस का 2gr। ठीक है, इस साइड लो, कितना बन जाएगा, 3g, r बराबर 2gh, जी जी खत्म कर लो, h का वैल्यू कितना बना बोलो, 3r/2। ये कैलकुलेशन हो गया। इससे पहले आंसर कितना तुम्हारा, 5r/2, इस बार कितना है, 3r/2, बट कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग है। उसमें पूछा गया था कि ब्लॉक को कम से कम कितना ऊंचाई छोड़े ताकि ब्लॉक जो है इस वर्टिकल सर्कुलर पाथ को जस्ट कंप्लीट कर सके। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि ब्लॉक प्रेस द पॉइंट बी टू इट्स वेट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जैसे मान लो, ठीक है, ये एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ के जैसा है। ठीक है, वर्टिकल, अगर ये फिगर कंप्लीट किया जाए तो ऐसे ये एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऐसे बना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि अगर मान लो बी पॉइंट ठीक टॉप पर होता, बी पॉइंट ठीक टॉप पर ऐसे यहाँ पर कहीं, ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पे, और क्वेश्चन की सेम वर्डिंग हो कि जो ब्लॉक है पॉइंट बी को अपने वेट के बराबर फोर्स से प्रेस करे, तो एच का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए फिर से कैलकुलेशन करो सेम तरीके से। जब ब्लॉक यहाँ पर पहुँचा, देखो ब्लॉक यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके पास कुछ ना कुछ अभी भी वेलोसिटी होगी। ठीक है, क्योंकि पाथ सर्कल में चल रहा है, सर्कल में तब चलेगा जब इसको सेंटीपिटल फोर्स का इनकेस मिल रहा हो। अच्छा, बाहर कितने से फेंका जाएगा, mv²/r से। अंदर कौन खींचेगा इसको, mg खींचेगा, और नॉर्मल, क्योंकि बाहर ये सरफेस को दबाना चाहेगा mv²/r से, और नीचे जो बल लगेंगे वो कितने लगेंगे, mg और नॉर्मल। ठीक है, अब इस वाले केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो कितना बनेगा ये mv²/r, ठीक है, कैपिटल आर, ये mv²/r बराबर n प्लस mg। और जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बॉडी है, ब्लॉक है, वो पॉइंट बी को अपने वेट के बराबर फोर्स से प्रेस कर रही है, तो n का वैल्यू कितना लिखोगे, mg, मतलब कि mg प्लस mg बराबर कितना बन गया बोलो, 2mg। ये m और ये m खत्म,
तो वी स्क्वायर इस बार क्या मिला बोलो, 2GR। क्या मिलेगा, 2GR। ठीक है, ये पहली कहानी हो गई। दूसरी कहानी कहाँ से लाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आया कितना बोलो, नीचे कितना आया टोटल mgh, ऊपर कितना गया बोलो 2R। तो क्या लिखोगे mg इंटू 2R। जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। हाफ mv स्क्वायर, मास से मास खत्म करो, 2 मल्टीप्लाई कर लो 2GH माइनस 4GR बराबर का वी स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर देखो वी स्क्वायर बराबर कुछ, वी स्क्वायर बराबर कुछ, कुछ बराबर कुछ कर लो, तो फाइनली 2GR बराबर 2GH माइनस का 4GR। ये कितना बन जाएगा बोलो, 6GR बराबर 2GH कितना बन जाएगा 3। तो H का वैल्यू कितना बन गया बोलो, इस बार बन गया 3R। तो क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं, इसमें तुमसे ये भी पूछ सकता है कि पॉइंट ये वाला अगर बी है, इस पॉइंट बी पर जो ब्लॉक है अपने वेट के डबल फोर्स से, अपने वेट के डबल फोर्स से पॉइंट बी को प्रेस करें। सेम वर्डिंग यहाँ पर लिख सकते थे आप, जब ब्लॉक बी पॉइंट पर पहुंचा तो बी पॉइंट पर अपने वेट के डबल फोर्स से ये पॉइंट बी को दबा रहा, तो हाइट कितना होनी चाहिए, सारी बातें एज इट इज। ठीक है, समझ में आ रही बात, इसको आप छाप लो। तो चलिए इसको आप अच्छे से देख लो, ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक बेसिक चुटकुला है ये। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा टेस्ट चेंज किया जाए। चलो पहले क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करते रहो। क्वेश्चन जैसे मान लो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ऐसे, ठीक है, और इसका जो टॉप सरफेस है यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा। ये जो बाउल है ना एक तरह से गंजा टाइप है, गंजा टाइप मतलब कि फ्रिक्शन जीरो है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या है ये, जीरो। एम मास का ब्लॉक रखा गया, इनिशियल वेलोसिटी इसके हमने मान लिया जीरो, और इसको हमने टॉप सरफेस से, टॉप पॉइंट से रिलीज किया, तो नीचे आ रहा होगा। ठीक है, नीचे आते आते इसकी रफ्तार बढ़ती चली गई होगी। ऐसा पॉइंट एक ज़रूर मिलेगा जहाँ पर रफ्तार बढ़ते बढ़ते इतनी रफ्तार हो गई होगी कि उस पॉइंट पर बाहर फेंकने वाला फोर्स बढ़ता चला गया होगा। जैसे ही कंडीशन बनी कि जब ब्लॉक नीचे आया तो नॉर्मल कम होता चला जाएगा, mg का जो कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर वो भी कम होता चला जाएगा। तो एक ऐसे कंडीशन बनेगी जहाँ पर ब्लॉक का अंदर लगने वाला फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और बाहर फेंकने वाला फोर्स, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जहाँ पर ऐसी कंडीशन बनेगी वहीं पर ब्लॉक क्या करेगा, सरफेस को छोड़ देगा। इसमें छोड़ना तय, कुछ भी कर लो, ब्लॉक को इनिशियल जीरो से आप छोड़ोगे तो इस पाथ में आते समय कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर ब्लॉक सरफेस छोड़ देगा। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लॉक अपने इनिशियल पॉइंट से कितना नीचे आकर के सरफेस छोड़ेगा, ब्लॉक वर्टिकल में कितना नीचे आया होगा जहां पर इसने सरफेस छोड़ दिया होगा। ठीक है, ये आपको एच बताना है। समय तुम्हारे पास है, जितना भी तुम समय ले सकते हो, चूंकि आप तो स्क्रीन पॉज करो, समय तुम्हारे पास पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आप आंसर मैच करवाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या थी, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, वो सब आप समझ गए होंगे। थोड़ा फिगर हम बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ पूछ हो जाएगा ना तो फिर बाद में आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी कि इसमें लिखा क्या गया है ना। तो फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये।
अच्छा, फ्रिक्शन जीरो है तो ब्लॉक की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका 100% कन्वर्जन होगा काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये ब्लॉक भाई साहब आराम आराम आ रहा था। एक ऐसा पॉइंट हमको जरूर मिलेगा जहां पर ये ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा। अब वो पॉइंट कितनी ऊंचाई पर वर्टिकल से, वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, जब ये ब्लॉक यहाँ पर सरफेस छोड़ेगा तो एक चीज़ तो पहले से डिसाइड है कि जो नॉर्मल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ब्लॉक सरफेस छोड़ने का मतलब ये होता है कि नॉर्मल का जो वैल्यू कितना हो गया, ज़ीरो, ठीक। नॉर्मल इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। रेडियस है, ये जो एंगल है वर्टिकल से मान लेते थीटा है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है एच, ये एच हमको कैलकुलेट करनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब ये बताओ कि इसके पास इनिशियल रफ्तार कितना, ज़ीरो, फाइनल कितना v, मास कितना m, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल नीचे कितना आया h, तो mgh बराबर किसके बनेगा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। मास से मास खत्म कर लो, v स्क्वायर बराबर क्या मिल गया बोलो, g इंटू एच मिलेगा। चलो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कलाकारी करते हैं। इस आर का ये जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा, केवल ये वाला, ठीक है। और टोटल कितना है आर, तो एच का वैल्यू क्या बनेगा बोलो, एच इन टर्म्स ऑफ थीटा आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो आर है कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। वी स्क्वायर का जो फंक्शन मिलेगा हमको, जी इंटू आर वन माइनस कॉस थीटा। एक कहानी तुम हमेशा लाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, दूसरी कहानी कहाँ से लाओगे, सर्कुलर मोशन से। इस बॉडी का वेट नीचे लग रहा होगा भाई साहब, है ना, बॉडी का वेट नीचे कितना mg, ठीक है। ये थीटा, तो ये भी कितना बन गया थीटा। इसका ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा बोलो, mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा। और mg cos थीटा कहाँ पर लग रहा, सेंटर की तरफ। mg cos थीटा कहाँ लग रहा, सेंटर की तरफ। इसको ही पूरी तरह से किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। mg cos theta directed toward center, therefore it should be converted into centripetal। सेंटीपिटल कितना होगा बोलो, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, कैपिटल आर। मास से मास खत्म किया जा सकता है। वी स्क्वायर बराबर बोलो कितना बना, जी आर कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना, यहाँ पे टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा। फिर से यहाँ पर देखो वही गाना आपको गाना है कि वी स्क्वायर बराबर कुछ, वी स्क्वायर बराबर कुछ, कुछ बराबर कुछ, ठीक है। इक्वेट कर लो, टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा पहला इक्वेशन, जी इंटू आर कॉस थीटा दूसरा इक्वेशन, जी इंटू आर कैंसिल आउट, दो अंदर भेजो क्या बनेगा, टू माइनस टू कॉस थीटा बराबर क्या बना बोलो, कॉस थीटा। माइनस टू कॉस थीटा उस साइड गया, प्लस टू कॉस थीटा, मतलब कितना बन गया, थ्री कॉस थीटा। तो टू बराबर बना थ्री कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बोलो, कॉस थीटा आएगा हमारे पास 2/3। अब तुमसे भी पूछ सकता है किस एंगल पर छोड़ेगा, तो इन टर्म्स ऑफ कॉस दिस इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3। इस एंगल पर छोड़ेगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3 पे, ठीक है। ये तुमको डाटा याद रखना है। अब ये बताओ कि h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू में ढूंढना था, तो इस बराबर कितना है, r वन माइनस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा पूरा पूरा रखो, ये बन जाएगा 2/3। देखो 1 माइनस 2/3 कितना बन जाएगा, 1/3। फाइनली कितना बन गया, r/3। h का वैल्यू कितना बन जाएगा, r/3। तुम कुछ भी कर लो, टॉप से h/3 नीचे आने पर ही सरफेस छोड़ेगा ही छोड़ेगा।
और h/3 पर तब छोड़ा है, कंडीशन भी याद रखना तुम, अगर इसको फार्मूले की तरह रखना चाहते हो तो कंडीशन सहित रखना तुम कि h/3 वो हाइट है टॉप से जहाँ पर ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा, ये तब की कंडीशन है जब ब्लॉक की इनिशियल रफ्तार कितना है, 0। समझ में आ रही बात? इनिशियल रफ्तार कितना है, 0। अब क्वेश्चन जो है ना, एग्जामिनर मजा लेने के लिए क्या करता है, ऐसा चुटकुला देता है कि बच्चा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है। जैसे बोला कि हमारे पास मान लो एक कंप्लीट स्फीयर है, एक कंप्लीट स्फीयर है और इस स्फीयर के टॉप पर फिर से हमने एक ब्लॉक रखा, ठीक है, ये स्फीयर का टॉप सरफेस है और जो रेडियस है वो आर दी गई है, ठीक है। अब वो मास इसका मास भी रखा गया, मास पर वैसे तो ये हाइट डिपेंड की नहीं, बट फिर भी मान लेते हैं कि मास यहाँ पे m है। क्वेश्चन फिर से पूछा कि ब्लॉक कितना ऊंचाई पर सरफेस छोड़ेगा इस स्फीयर का, और बस तुमसे पूछा कि ये जो है ना बॉटम से, बॉटम वाला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये बॉटम वाला पॉइंट मान लो ओ है, ओ से कितना ऊंचाई पर ये सरफेस छोड़ेगा। यहाँ पर देखो ऊपर से कितना है, h/3, तो बेस से कितना हो जाएगा, 2h/3। ऊपर से h/3 पर छोड़ेगा तो नीचे से 2h/3 पे। अब कुछ भी किया जाए आंसर हमको पहले से पता है, ये जो ब्लॉक है नीचे जब आएगा तो h/3 पर ये सरफेस छोड़ देगा r/3 पे, r/3 पर सरफेस छोड़ेगा तो टोटल कितना बोलो, 2r, ये कितना r/3, तो जो बेस से हाइट होगी ho निकल के आएगा, ये बनेगा 2r माइनस r/3 कितना बना बोलो, 5r/3, 5r/3। तो इसमें कुछ भी चेंज करे, बस तुमको याद रखना है कि कुछ भी कंडीशन दे दे, इनिशियल 0 रफ्तार वाली कंडीशन तो होनी चाहिए पहली बात, बाकी इसको आधा रख के कुछ भी करे इसके साथ, इधर का आधा गायब कर दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। हमेशा कहाँ पर सरफेस छोड़ेगा, s = r/3 टॉप से, ठीक है। इसको छाप लो आप अच्छे से। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसमें आपको 2-3 चैप्टर की बात करनी है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्मॉल स्फीयर है जिसको हमने रस्सी से बांधा, रस्सी की लेंथ कितना 0.8, ठीक है, और इसको वर्टिकल सर्कुलर पाथ जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ये लैंग्वेज थे क्वेश्चन के, हमने फिगर भी यहाँ पर बना दिया है, सर्कल में घुमाते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम जो टेंशन है इनका रेशियो 3:1 दे दिया है। द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज एट हाइट ऑफ 5.8 मीटर एबव द ग्राउंड। ये जो एंड है फिक्स है, इस फिक्स एंड की जो ऊंचाई है ग्राउंड से कितना, 5.8 मीटर, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें बोला गया कि हमें जो है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट लोएस्ट पोजीशन, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर इस v1 को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये v1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ द स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स एट द लोएस्ट पोजीशन वेयर एंड व्हेन विल द स्फीयर हिट द ग्राउंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको पहले से पता है कि जो मैक्सिमम टेंशन होता है कहाँ पे होता है, लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टेंशन ऊपर मान लेते हैं T1 है और यहाँ टेंशन नीचे T2 है, ठीक है। अब ये बात तुम पहले जानते कि जो मिनिमम वेलोसिटी कंडीशन होती है उस मिनिमम वेलोसिटी में T2 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर T2 0 नहीं है मतलब कि लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू उस मिनिमम वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो आंसर की पॉसिबिलिटी कैसे, हम लोग कई बार होता ना कि क्वेश्चन आए उसमें 4 ऑप्शन दिए, 4 में से हमें कुछ ऑप्शन को पहले ही गायब करना है, ठीक है। ये बात तुमको पहले से बताई गई कि अगर लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी √5gl होगी तो उस कंडीशन में इस पॉइंट का टेंशन कितना हो जाएगा, 0। हम इस बात को चेक कर लेते हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी है कितना, और यहाँ पर टेंशन 0 नहीं, इस बात को यहाँ पर लिखा गया कि जो टेंशन उनका रेशियो क्या, 3:1,
मतलब यहाँ टेंशन जीरो नहीं है, मतलब कि यहाँ की जो वेलोसिटी है वो गारंटीड मोर देन √5 GL होगी। ये जो कैलकुलेशन हम करें ना मिनिमम की, इससे तुम मान चलो कि दो ऑप्शन को पहले ही हटा सकते हो। ठीक है, चलो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं मिनिमम वेलोसिटी। यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। वी मिनिमम एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, √5GL। ठीक है, अब डाटा रख लो वी मिनिमम के। 5G का मान कितना रखें, 10, और लेंथ ऑफ प्लेट कितना 0.8। ठीक है, वी मिनिमम कितना आएगा 0.8, ये 80 बनेगा, 8 बन जाएगा, और 8 × 5 40। ठीक है, 8 × 5 40, मतलब कि जो वी मिनिमम है वो लगभग अगर ये 36 होता तो एग्जैक्ट नंबर क्या बनता है 6, मतलब कि जो वी मिनिमम होगा लगभग 6.6 मान लेते हैं, 6.6 मीटर पर सेकेंड ऐसे मान लेते हैं। तो अब चलो, जैसे ही क्वेश्चन तुमने ये कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास जो आंसर आना चाहिए वो गारंटीड मोर देन दिस वेलोसिटी। अब तुम मान चलो कि जो कष्ट है 4 ऑप्शन में 50% तुमने कष्ट कम कर लिया। ऑप्शन ऐसे हम देते हैं कि पहला ऑप्शन हमने दिया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया मान लो कि 8 मीटर पर सेकेंड। एक ऑप्शन हमने दिया 6.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक ऑप्शन हमने दिया 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे। अब तुम ये जो मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करके बैठ गए, इससे तुम्हें एक लॉजिक मिला कि यार जो मिनिमम वेलोसिटी है अगर वो 6.6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती तो यहाँ टेंशन कितना होना चाहिए था 0। बट टेंशन 0 ना होने का ये बात प्रमाण है कि यहाँ की वेलोसिटी इस मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ज़्यादा वेलोसिटी कौन कौन सा है, पहला तो है नहीं, तो पहला आंसर क्या है हमारा, गलत। दूसरा हो सकता है मोर देन दिस वेलोसिटी, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे कम हो गया। आंसर आपका चौथा भी हो सकता है। ठीक है, ये कला होती है क्वेश्चन को ओरली लगभग 50 से 60% ओरली कैलकुलेट करने का। कैलकुलेशन तो बहुत सारे बच्चे जैसे क्वेश्चन पढ़ा, डाटा दिया गया है और उस डाटा के भी आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया, आफ्टर कैलकुलेशन भी आंसर आपका आएगा। बट वो जो बच्चा कैलकुलेशन करने बैठा, पता चला किसी क्वेश्चन करने के लिए उसने 10 मिनट ले लिया। ठीक, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा मतलब गलती का चांस ज़्यादा होगा। बट अगर इसको हमें एक तरह से सिर्फ फिजिक्स के भी आप पे, थिंकिंग भी आप पे करना, तो हमारे पास एक तरीका ये होता है। ठीक है, चलिए अब समय ज़्यादा हम लोग बर्बाद नहीं करते, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात पता है कि जो T1 है वो मैक्सिमम टेंशन होगा। T1 क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन से स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, T1 क्या मैक्सिमम, T2 क्या होगा मिनिमम। ठीक है, और इनका जो रेशियो दिया है क्वेश्चन में कितना है बोलो, 3:1, मतलब कि T1/T2 इनका वैल्यू कितना दिया, 3:1। अच्छा, यहाँ पर जो स्फीयर इसका वेट नीचे लग रहा होगा mg। ठीक है, स्फीयर का वेट नीचे mg, यहाँ पर भी mg होगा। ठीक है, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए हम लिखें, क्या लिखेंगे बोलो, टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए T2 + mg, T2 + mg बराबर mv²/r। ठीक है, या L लिख लो, डाटा भी हम लोग बाद में रख लेंगे। T2 का वैल्यू कितना बन रहा बोलो, mv²/L माइनस का mg। ठीक है, अब तुम समझदार हो, T1 कैलकुलेट करने जाओगे, T1 का वैल्यू तुम निकालोगे mg + mv²/L आएगा। चलो T1/T2 3:1 है, तो T1 जो बनेगा वो 3 टाइम्स ऑफ T2 बन जाएगा। ठीक है, T1 बराबर क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ T2। तो T1 है कितना हमारे पास बोलो, mg mv²/L, राइट हैंड साइड बोलो क्या मिलेगा, 3T2, 3 टाइम्स ऑफ mv²/L, साथ में mg के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का 3mg। ठीक है, मास से मास खत्म कर लो दोनों साइड से,
चलिए कुछ डाटा हमारे पास जो गिवन है, ये -3g इस साइड आएगा, +3g हो जाएगा। कितना बन गया बोलो? 4g बना, प्लस v1² L बराबर क्या लिखें बोलो? 3v2² L। ठीक है, और इस पूरे को L से डिवाइड कर लो, L से डिवाइड कर लो, तो कितना बन जाएगा? 4gL प्लस v1², और बराबर क्या करोगे यहाँ पर? 3v2²। ठीक है, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए? v1 या v2? v2, तो v1 रिप्लेस करना, सॉरी v1 चाहिए तो हमको v2 रिप्लेस करना है। तो v2 के लिए इक्वेशन बन रही है, v2 बराबर देखो क्या बन जाएगा? 4gL/3 प्लस v1²/3। ठीक है, समझ में आ रही बात? बराबर में क्या लिखेंगे? v2²। ये कहानी नंबर मान लेते हैं 3rd। ठीक है, कहानी नंबर 3rd। तो ये देखो यहाँ पर 4gL/3 प्लस v1² बराबर v2²। ये एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी आप 3rd इक्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लाओगे। ठीक है, कैसे? ये अंतिम मान लो, ये प्रारंभिक। जब ऊपर चढ़ेंगे तो ये अंतिम कम होगा, प्रारंभिक ज़्यादा। क्या लिखोगे? अंतिम का स्क्वायर मतलब v2², और क्या लिखें? प्रारंभिक का स्क्वायर। प्रारंभिक का स्क्वायर कितना है? v1² माइनस का 2gh। 2gh में जो h होता है वर्टिकल। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ थ्रेड l है तो ये टोटल कितना जाएगा? 2l, तो बन जाएगा 2l। तो v2² बराबर बोलो कितना बना? v1² माइनस का 4gl बनेगा। अभी जो v2² आपने यहाँ पे ढूंढा था, इसको आप इससे इक्वेट कर लो। ठीक है, ये चौथी इक्वेशन मान लेते हैं, चौथी और तीसरी को इक्वेट करना है। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक है, 3rd एंड 4th के हिसाब से देखो, v2² बराबर कुछ, v2² बराबर कुछ बराबर कुछ, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना इसको, है ना? 4gL/3 प्लस v1²/3 बराबर v2²। v2² कितना बन रहा बोलो? v1² माइनस का 4gl। ठीक है, 3 उस साइड भेजो, बन जाएगा 4gl प्लस v1² बराबर क्या बन गया बोलो? 3v1² माइनस का 12gl। और v1 एक तरफ ले चलो, बाकी जो पूरा एक साइड लाओ। ये माइनस इस साइड आएगा प्लस, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16gl, और ये प्लस v1 उस साइड जाएगा, माइनस बनेगा, तो क्या बनेगा? 2v1²। 2 से ख़त्म करो 8, तो v1² कितना बना? 8gl। v1 का वैल्यू बोलो कितना आया? √8gl। ठीक है, डाटा रख लो इसमें। v1 बोलो कितना आएगा? √8gl। g का वैल्यू 10, l का वैल्यू कितना है? लेंथ ऑफ थ्रेड 0.8। ठीक है, सॉल्व करें इसको। देखो ये 10 से 0.88 हो जाएगा, और 8 × 8 मतलब कि 64। 64 का रूट फिर से कितना बन जाएगा? 8। तो v1 कितना बना? 8 मीटर। अब आप आंसर देखो, ज़रा सा कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर क्या मिल रहा? ये वाला। ठीक है, आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसको देख लो। चलो इसका सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं कि अचानक से मान लो स्ट्रिंग यहाँ पे टूट जाती लोएस्ट पॉइंट पे, तो कहाँ पर और कब ज़मीन पे टकराएगी। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट आप अच्छे से देख लो। ये कैलकुलेशन बड़ा अच्छा था, कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से एक बार देख लो। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलो इसका अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आप पहले देख लो। इसमें कहा गया है कि धागा टूटता है तो धागा यहाँ पर टूटेगा लोएस्ट पॉइंट पर। ठीक है, और टूटने के बाद ये जो पार्टिकल है कहाँ पर और कब टकराएगा। तो v1 आपने कैलकुलेट कर लिया,
और ये बात तुमको पहले से हमने बता रखी है कि जहाँ पर पार्टिकल सर्कल छोड़ेगा वहाँ से पार्टिकल हमेशा कैसा पाथ चूज करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन चूज करेगा। तो जैसे यहाँ पर धागा ब्रेक होगा, ये भाई साहब जो है प्रोजेक्टाइल फॉर्म में ऐसे यहाँ पर कहीं गिरेंगे, ठीक है, ऐसे जो है ये यहाँ पर कहीं गिरेगा, ठीक है। जब धागा टूटा तब समय मान लेते हैं t बराबर 0 था। अभी इन सब चीज़ों का खेल खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मास ग्रेविटी जो भी था इसको हमने खत्म कर लिया। अब ये समय था t बराबर 0। जब बात ऐसी हुई कि धागा टूटा तब समय क्या था, t बराबर 0, ठीक है। ज़मीन पर कितने टाइम बाद टकराएगा ये हमसे पूछा है, और इस लाइन से कहाँ टकराएगा ये हमसे पूछा है। तो इसमें दो चीज़ें पूछी गई सेकंड पार्ट में, कितने टाइम बाद और इस लाइन से कितना दूरी पर टकराएगा, ठीक है। तो अब देखो ये टोटल जो ये वाला लेंथ है कितना 5.8, ये कितना 8, 0.8, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा बोलो 5 मीटर, ठीक है। तो ये बात तुमको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ कॉमन होना हो, टाइम कॉमन ज़रूर होता है। टी टाइम में दोनों काम किया, दो काम किया इसने, पहला नीचे आने का, दूसरा एक्स आगे जाने का। तो चलिए टी टाइम में आगे कितना गया x, किससे गया v1 इंटू टी से, ठीक है, v1 से गया। टी टाइम में v1 कितना आपने ढूंढा 8 इंटू टी, x आ गया, ठीक है। चलो टाइम देखो, टाइम निकाल लो सबसे पहले। नीचे कितना आएगा 5, तो 5 बराबर लिखोगे यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है वर्टिकल में 0, तो 5 बराबर बनेगा 1/2, जी रखो 10, टी तुमको खोजना है, मल्टीप्लाई कर लो, खेल खत्म। टी की वैल्यू बोलो 1 बनेगा। अरे 2 से ये 5, 10, 10, 10 खत्म, और टी स्क्वायर बराबर 1, मतलब टी का 1 का रूट 1, ठीक है। तो टाइम कितना बना बोलो 1 सेकेंड। एक आंसर आ गया यहाँ पे, तो टाइम यहाँ पे रख लो। 8 इंटू 1 कितना बनेगा बोलो 8 मीटर, ये क्वेश्चन था। तो कुल मिला के 8 मीटर दूर टकराएगा और 1 सेकेंड बाद टकराएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप छाप लो अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मान लो कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे ये चल रहा, और हमने जो है यहाँ पर इसको कुछ वेलोसिटी दी है, ठीक है, इसको हमने कुछ वेलोसिटी दी। क्वेश्चन ये कि जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा तो धागे में टेंशन 0 हो गया। धागे में टेंशन कितना है 0, ठीक है। और ये एंगल यहाँ पर दे दिया है, एंगल है 37 डिग्री। जब एंगल और टेंशन 0 है तब एंगल कितना 37 डिग्री, ठीक है। लेंथ ऑफ त्रिडम मान लेते 1 मीटर। मास ऑफ बॉब, ये जो मास है स्फीयर का, बॉडी का, ये मास दिया 1 kg, ठीक है। इस यू का वैल्यू क्या होगा, यू का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो 37 पर ये धागे में टेंशन कितना हो गया 0, ठीक है। अच्छा ये तो 1 मीटर रहेगा, ये कितना बन जाएगा बोलो 4/5 मीटर, ठीक है। तो तुम ये अच्छा जब ये टेंशन 0 होगा तो इसी पॉइंट पर ये, इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन की जो एक कहानी है ना पूरी, एक छोटे से क्वेश्चन, छोटा क्या बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जे लेवल का ये। और इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन छोटा से पूछेगा कि u कितना दिया जाए ताकि जो ब्लॉक है, ये पार्टिकल है 37 वर्टिकल सिंगल जब बनाए तब यहाँ पर इसमें टेंशन 0 हो जाए, ठीक है। और टेंशन 0 होने का मतलब ये जो धागा ना ढीला पड़ गया, ढीला पड़ने के बाद जो है ना वो धागा जो है ना, ढीला पड़ने के बाद जो पत्थर होगा, पार्टिकल होगा, सर्कल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 37 पर आपको टेंशन 0 करना है, यू का वैल्यू कितना होगा। तो ये बात तुमको पता है कि जो अंदर फोर्स लग रहा होगा वो टेंशन तो गायब हो गया, नीचे कितना होगा mg। इस mg का ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा बोलो mg। ये 37 तो ये भी कितना हो जाएगा बोलो 37, ठीक है। mg का ये जो पार्ट आएगा कितना आएगा mg और cos 37। यहाँ पर इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये वेलोसिटी हमने मान लिया v, वेलोसिटी कितना है इसकी v। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप इसमें लगाओगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या कहेगा mg cos 37 बराबर किसके हो जाएगा बोलो mv² बाई एल के। मास से मास खत्म कर लो, ठीक है।
इस पॉइंट की जो वेलोसिटी तुमको मिल जाएगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। कितना मिलेगी देखो, cos 37 यहाँ पे डाटा रख लो, जी की वैल्यू कितना रखे हैं 10, cos 37 बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4/5 और हाइपोटेनियस वैसे ही हमको एक दे रखा है, बराबर कितना बना बोलो v²/1। ठीक है, खत्म करें इसको, ये 2 आएगा, 2 × 4 मतलब 8, v की वैल्यू कितना बना 8, v² का वैल्यू 8, तो v कितना बना 2√2 मीटर पर सेकेंड। जब धागे में टेंशन जीरो होगा तब वेलोसिटी कितना होगी 2√2 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं, यहाँ की वेलोसिटी बताना है। ठीक है, अब ये वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इनिशियल कितना है, ठीक है, जब ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो घटेगी, तो इक्वेशन आप अप्लाई कर लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बोलो, इनिशियल कितना है हाफ mv², हाफ mu², और इसमें लॉस हो रहा तो हाफ mv², बराबर कितना लिखोगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mg, h की जगह पर क्या रखो बोलो 1 + 4/5, ये बन जाएगा। ठीक, मास से मास खत्म कर लो। v का डाटा कितना, v² कितना हमारे पास 8, u²/2 माइनस v²/2, v² कितना 8, 8/2, और इधर देखो क्या बन जाएगा 10 × 4 और 4 1 मतलब कि 9/5, 9/5 बनेगा। और ख़त्म कर लो इसको 2, क्या ये 18 होगा, ये कितना होगा बोलो 4, -4 इस साइड आएगा +4, 18 4 22 और 22 × 2 42 और 44, तो u² बराबर क्या मिलेगा बोलो 44, u का वैल्यू बोलो √44 मीटर पर सेकेंड। टेंशन जीरो हमें एक ही बार मिलेगा। u मिनिमम अगर हमारे पास देखो u मिनिमम आप कैलकुलेट कर लो, u मिनिमम कितना होगा √5gl, 5g कितना रखें 10, l का वैल्यू कितना रखें बोलो 1, तो कितना आएगा बोलो √50 मीटर पर सेकेंड। और बात तुमको पहले से पता चल गई कि जो गिवन वेलोसिटी है अगर √50 के बराबर होगी तो टेंशन जीरो कहाँ पे होगा जाके, ठीक टॉप पे, और अगर इससे कम वेलोसिटी टेंशन जीरो गारंटीड होगा, बट वो टेंशन जीरो इस टॉप से पहले हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर हमारा √44 रहा, और ये कितना √50। ठीक है, तो आंसर इससे भी देख के बता सकते थे कि जो आंसर आएगा हमारा इस केस के लिए कितना आएगा, लेस देन दिस कितना है √44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चुटकुला हो गया। इसको आप एक बार देख लो, एक बार इसको देख लो, इसमें हम लोग क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा चेंज करेंगे हम। ठीक है, इसको आप देख लो पहले। अब ये क्वेश्चन चुटकुला था, इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करेंगे जे एडवांस लेवल का, जो बियॉन्ड थिंकिंग होगा, आप लोग वैसा सोच भी नहीं पाओगे जैसा क्वेश्चन ये बना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बना कि अगर हम u का वैल्यू √44 मीटर पर सेकेंड दें, तो ब्लॉक जो है ना, ये जो बॉब है मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, बस इसमें क्या है तुमको ये सोचना पड़ेगा कि √44 मीटर पर सेकेंड वो स्पीड जिससे पार्टिकल कभी भी टॉप तक नहीं पहुंचने वाला, उससे पहले क्या होगा धागा ढीला पड़ेगा, और जैसे धागा ढीला पड़ेगा पार्टिकल सर्कल का साथ छोड़ करके बाहर आ जाएगा। जैसे सर्कल के साथ छोड़ेगा तो इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन या एक तरह से कह सकते हैं एक सर्कल नहीं होगा, कैसा हो जाएगा पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला फॉर्म में जो है ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब भी पार्टिकल सर्कल से आज़ाद होगा उसी पॉइंट से ये पैराबोलिक फॉर्म में ये। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये माइंडसेट होता है कि सर जब वो टेंशन जीरो होगा पार्टिकल यहीं से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे नहीं आएगा, इसके पास वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना है, ये वेलोसिटी इसके पास है। कितना है ये, अभी तुमने कैलकुलेट किया कितना थी 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
अब ये mg cos 53 37 हटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चे को गलतफहमी ये होती है कि जो पार्टिकल अधिकतम ऊंचाई जा सकता है ड्यूरिंग टेंशन 0 1 + 4/5। अब आप ये बताओ कि पार्टिकल क्या सिर्फ यहाँ तक गया कि इससे ऊपर भी गया, इससे ऊपर भी गया, ठीक है। तुम जो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने बैठे हो इस लेवल से कितना हो जाएगा, दिस प्लस ये वाला दिस, ये दिस कितना होगा, एच मैक्स निकालो। और एच मैक्स निकालने का तरीका तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। एच मैक्स का फार्मूला बोलो क्या था, ये था u² sin स्क्वायर θ/2g, ठीक है। u कितना था, ये था u sin θ। चलो अब देखो ऐसा कुछ है कि ये जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी है कितना, 2√2 मीटर पर सेकेंड। इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा इसको हम कहेंगे u, ठीक है। अब चलिए बताओ कि जो एंगल हो गया 37, ये कितना होगा 53, ये कितना हो जाएगा फिर से 37, क्योंकि टोटल 90 ही है, ठीक है। तो ये एंगल 53 होगा, ठीक है। अंदर वाला एंगल कितना होगा 53, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना कि u की वैल्यू कितना होगा, 2√2 sin 53 डिग्री, ठीक है। sin 53 डिग्री, ये 53 डिग्री है, ठीक है। ये 53, ये क्या होगा 1। चलो बताओ sin 53 कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस कितना है 4/5 और हाइपोटेनियस कितना 1, तो कितना बन जाएगा 2√2 और sin 53 कितना होगा 4/5, ये आ जाएगा। मतलब कि बनेगा 8√2/5 मीटर पर सेकेंड। एच मैक्स क्या निकल के आएगा, u²/2g। u² देखो वहाँ पर कितना 8 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, मतलब कि क्या बन जाएगा 2, ठीक है। और बाई में कितना बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 25 × 2g, g का मान कितना 10। सॉल्व कर लो इसको, 64 × 2 बाई 25 × 2 × 10, 2 से 2 ख़त्म करो, ठीक है। और लगभग देखो 25 इसको ख़त्म करें तो 2 आएगा, और कितना बनेगा 25 × 2 = 50, और फाइनली यहाँ पर कितना बनेगा 14 मतलब कि 140, 25 छंगे 150, मतलब कि बनेगा आपका एच मैक्स लगभग आएगा 64/25, मतलब कि बनेगा ये 25 2 और 2.6/10, मतलब कि 0.26 मीटर, लगभग इतना आएगा। जो पार्टिकल ड्यूरिंग टेंशन 0 पार्टिकल जो मैक्सिमम ऊंचाई जाएगा इस लेवल से, वो ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। गलत फहमी ना रहे कि जो पार्टिकल यहीं से नीचे आ जाएगा, यहाँ से नीचे कैसे आ सकता है। जहाँ पर भी पार्टिकल सर्कल छोड़ेगा वहाँ से पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी तो उसके पास रहेगी, चाहे धागा में धागा चाहे टूटे और चाहे धागा ना टूटे, वो टेंशन 0 हो जाए, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, धागा टूट गया था, तब भी पाथ कैसा था उसका, पैराबोला था। यहाँ पर धागा नहीं टूटा मतलब टेंशन 0, मतलब कि यहाँ पर पार्टिकल का पाथ आज भी कैसा है, पैराबोला, ठीक है। तो जो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट, कितना बनेगा बोलो, 1 + 4/5 + 0.26, ये टोटल आएगा। ये चीज़ हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं और गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं।
एक जी एडवांस पर बढ़िया क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें किया क्या गया है। क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल था, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि पार्टिकल का जो पॉइंट है ये वाला फिक्स पॉइंट, इसको ओरिजिन कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन था कि इस पार्टिकल को कम से कम कितना वेलोसिटी दी, कम से कम कितना वेलोसिटी दी जाए ताकि पार्टिकल ओरिजिन से वापस आ जाए। ठीक, ओरिजिन मतलब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पर देखो कैसे आ सकता है। हमने यू वेलोसिटी दिया तो पार्टिकल अगर मान लो यहाँ पर कहीं साथ छोड़ेगा सर्कल का, यहाँ पर कहीं छोड़ा तो यहीं से क्या होगा, ये फ्लाई ऑफ कर जाएगा। ठीक, तो किसके पास इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसे होगी, जब ये धागा टूटेगा साथ छोड़ेगा तो फाइनली जो इसका पाथ होगा पैराबोला ऐसे निकल जाएगा। अगर टॉप पर साथ छोड़ेगा तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर साथ छोड़ेगा, यहाँ पर कहीं वेलोसिटी भी है तो इस भी वेलोसिटी से ये जो है ऐसे, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर पहुँचने की केवल एक पॉसिबिलिटी है, इस वाले रीजन में कहीं पर पार्टिकल धागा छोड़ेगा, साथ छोड़ेगा सर्कल का, तो ये ओरिजिन से वापस आ सकता है। मान लो अगर इसने साथ यहाँ पर कहीं छोड़ा होता, ठीक है यहाँ पर कहीं, ठीक है यहाँ पर कहीं, तो यहाँ से देखो यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी भी ऐसे है, यहाँ से ये ऐसे, ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो ओरिजिन से ये पास हो सकता है। तो ये बात तुमको याद रखना कि अगर ओरिजिन से पास करवाना है तो पार्टिकल को सर्कल से यहाँ पर साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कहीं छोड़ा तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे मिल रही है। ठीक है, यहीं से टेंजेंशियल ऊपर भाग जाएगा, इन इस लाइन पर फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस पूछा था, बट उस क्वेश्चन को बहुत कम ही बच्चे सोच पाए थे, क्योंकि सबको बेसिक आइडिया होता है कि पार्टिकल में जो धागे में टेंशन होता है 0-0 कंडीशन में पार्टिकल वहीं से नीचे आ जाता है, बट ऐसा नहीं होता। पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल वाला, पैराबोला। ठीक है, ये क्वेश्चन आप छाप लो। चलिए इस टॉपिक का एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। है छोटा सा क्वेश्चन बट एक कॉन्सेप्चुअल। जैसे मान लो धागे से, ये धागे का फिक्स एंड है और यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर है, मास हमने, ठीक है, लेंथ ऑफ थ्रेड हमने एल मान लिया, लेंथ ऑफ थ्रेड, और यहाँ पर कहीं, यहाँ पर कहीं पिवट, ठीक है, कील है, कील ऐसे है। ठीक है, ये जो बॉब है नीचे आएगा, जैसे नीचे गया ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे ही जा रहा होगा। जब ये लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो धागा यहाँ पर फंस जाएगा। ठीक, इस कील में धागा फंस जाएगा। ये प्रैक्टिकली फील करो कि एक रस्सी से या एक धागे से आपने बॉब को छोड़ा, ये बॉब नीचे जा रहा, जैसे यहाँ पर धागे में फंसेगा तो इसका रेडियस ऑफ सर्कल ऐसे, अच्छा ऐसे देखो कि यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल इसका कितना होगा, एल, बट जैसे कील में धागा फंसेगा इसका रेडियस ऑफ सर्कल एल से कम हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर कील यहाँ पर लगाई जाए तो कील इस फिक्स एंड से कितना नीचे लगाई जाए, कील इस फिक्स एंड से कितना नीचे लगाई जाए ताकि पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ जस्ट कंप्लीट कर सके। पूरा तो नहीं कर पाएगा, समझना इस बात को। अगर हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे, ग्रेविटी के अलावा अदर कोई फैक्टर नहीं, तो यहाँ से इधर जाएगा, जितना इस एंगल से इधर आया था उतना ही इस एंगल से इधर जाएगा। ठीक है, इसका जो पाथ होगा वो ई वाला होगा। ये कंप्लीट सर्कल नहीं, आधा सर्कल ही है, आधे सर्कल में ऐसे झूलेगा। ठीक है, ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि ये सर्कल पूरा कर सके। सर्कल पूरा करने के लिए यहाँ पर हमने कील लगा दी, जैसे कील लगाओगे तो अब जो फिक्स एंड होगा यहाँ पर हो जाएगा,
रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। रेडियस ऑफ सर्कल कितना बना, एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स रेडियस ऑफ सर्कल कोई वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा कर सकता है। एल रेडियस का सर्कल ये कंप्लीट पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि जो पार्टिकल इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर, यहीं से ये इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ तक आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो ये कंप्लीट सर्कल पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक कील लगा दी जाए तो कील के अबाउट रेडियस ऑफ सर्कल थोड़ा सा कम हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया कि एक्स का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि पार्टिकल जस्ट कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस एल माइनस एक्स। ठीक है, तो एक सिंपल सी कहानी आपको पता है कि अगर वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करना है तो लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होना चाहिए यू मिनिमम, इट शुड बी अंडर रूट 5g इंटू रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितना बनना बोले यहाँ पे, एल माइनस एक्स। अब ये वेलोसिटी कौन दिया होगा, कहाँ से पाया होगा इसने, जब नीचे आएगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कम से कम ये इतना होना चाहिए। अब देने वाला इससे कम है तो गारंटीड यहाँ पर फाइनली ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा नहीं कर पाएगा। तो कहाँ से इसको मिलेगी, क्या u बराबर अंडर रूट 2gl हो जाएगा, बोलो कितना नीचे आएगा वर्टिकल में, जस्ट बिफोर हिटिंग द, ये जो कील है इसको हिट करने के ठीक पहले वर्टिकल नीचे कितना गया, बॉडी कितना गया, l। तो लॉस कितना होगा, mge। अरे यार तुम ऐसे लिखो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। खेल खत्म, मास से मास खत्म करो, v स्क्वायर बराबर बोलो 2gl, v बराबर बोलो अंडर रूट 2gl। अब अगर ये जो v बराबर अंडर रूट 2gl है इस u मिनिमम के बराबर है तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा कर पाएगा। बड़ा वाला पूरा नहीं करेगा, लेकिन ये छोटा वाला सर्कल का जो है पाथ ये वाला पूरा कर ले जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला सर्कल ये पूरा कर सकता है। ठीक, समझ में आ रही बात। इससे नीचे वाला कील मतलब कि यहाँ पर सेंटर थोड़ा नीचे आ गई हो। ठीक है, चलो ये बताओ कि हमें यहाँ पर इक्वेट कर लेना है कि अगर सर्कुलर पाथ पूरा करवाना है जो रिक्वायरमेंट हमारी यू मिनिमम इस v के बराबर होना चाहिए, तो अंडर रूट 2gl बराबर 5g l माइनस एक्स रूट। ठीक है, रूट खत्म करो, जी से जी खत्म करो, क्या बन जाएगा 2l बराबर 5l माइनस 5x। इधर लो देखो 5x बराबर 2l उस साइड जाएगा, माइनस का बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, 3l। x का वैल्यू क्या बन गया, 3l/5। ले आंसर हो गया। ये बढ़िया लेवल की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो जो कील है देखो 3l/5 लगभग कितना बनेगा, 0.6। ठीक है, 0.6l। 0.6l का मतलब है कि जो कील है ना सेंटर से थोड़ा नीचे जाएगी। सेंटर से ऊपर रखोगे तो पार्टिकल जो है ना ऐसे ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी एक कील है, ये फिक्स एंड है, तो इसको तो रेडियस ऑफ सर्कल में आना नहीं चाहिए, इसको रेडियस ऑफ सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो अगर ठीक सेंटर पे होगा जस्ट इसको छू करके निकल जाएगी, थोड़ा सा नीचे लाओगे तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल डिस्कस की है। अब इसमें एक टॉपिक बचा है जिसको कोई पढ़ाता नहीं बट फिर भी क्वेश्चन बन जाते हैं उस पर, उसको हम कहते हैं ओवर टर्निंग ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, आखिरी टॉपिक वो बचा है। तो 15 से 20 मिनट का वो लेक्चर है, उसको हम लोग अलग से कवर कर लेंगे क्योंकि इस लेक्चर का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो रहा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर फिर फाइनली होता है कि बच्चा इरिटेट होने लगता है कि इतना बड़ा लेक्चर कौन बनाता है भाई। बट जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको फाइनली लेक्चर बड़ा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें मिली होंगी इसमें जो इससे पहले आपने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, तो ये एक तरह से सर्कुलर मोशन का आखिरी लेक्चर था, और आप सर्कुलर मोशन का जो है प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और पढ़ने के बाद आप कहीं से क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपके पास बुक है सिंगेज या जे एडवांस लेवल की, तो हमारे पास एक तरह से कह सकते हैं DC पांडे हो गई, SC वर्मा हो गई। ठीक है, कोई सी भी किताब आप ले लो, उनमें से क्वेश्चन करना शुरू कर दो। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको कमेंट सेक्शन में जा करके बोलो सर ये क्वेश्चन है, और जो गिवन नंबर है 9026464438 उस पर जाके आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हमारे जो एक तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उनका हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि
बच्चा जब क्वेश्चन करेगा डाउट होगा, उस डाउट को पूछने के लिए ऐसा नहीं कि किसी दूसरे टीचर के पास जाएगा वो, ठीक है। हम ही आपको उन डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अधिकतम से अधिकतम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो बेनिफिट है फ्री का, जो फ्री का एक तरह से बेनिफिट है, सबको मिल सके। थैंक यू।